ओके, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। शुरुआत करना है वापस आज। चलो आज हमारा तीसरा सेशन है और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल और देयर आफ्टर वी डिस्कस सम न्यू कॉन्सेप्ट। सो 2 दिन हमने बैच किया है, आज का तीसरा दिन है। अब लाइव बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं और सबका एक मेरे को कॉमन प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन आया कि यार एग्जाम फॉर्म कब से निकल रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि थोड़ा बैच मुझे लग रहा है कि बच्चे सोच रहे हैं कि क्या करना नहीं करना, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसा है कि उन्होंने जनवरी बोला था और डेट नहीं दिया था कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम के फॉर्म आने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अभी लेटर मतलब 15 तारीख के बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म आपको मिल जाएंगे, मतलब आना चालू हो जाएंगे और उसके बाद 15 दिन का शायद वो वैलिडिटी देंगे आपको। 30 तारीख तक के एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, फिर 31 तारीख तक के भरने हैं। उसके बाद में फेब के एंड में एग्ज़ाम आने वाली है या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब वो सेशन रहेगा। लाइक कितने सारे बच्चे हैं तो एक या 2 दिन में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो बैच इसलिए हम स्टार्ट करें कि हर एक चीज़ एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको आ जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा आप नगर परिषद या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी एग्जाम होती है तो उनके लिए भी ये जो नॉलेज है आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं बेटा, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, शुरुआत कहाँ से किया था बेटा, बुक कीपिंग। व्हाट इज मीन बुक कीपिंग, तो आपको पता ही है, बोलो जल्दी। नंबर 1 क्या करते हैं हम, बोलो, रिकॉर्ड करते हैं बेटा, देन क्लासीफाई करते हैं, यस और नो, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होता है, समराइज करते हैं। सो रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, देन क्लासीफाई मतलब लेजर पोस्टिंग और समराइजेशन मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कल, अकाउंटेंसी। तो उसमें क्या क्या आएगा, 3 चीजें आएगी। नंबर 1 बेटा बोलो, व्हाट, अरे बोलो ना जोरों से, एनालिसिस करना है। सो एनालिसिस करना मतलब क्या, मैंने कहा था कल, एनालिसिस करना मतलब क्या, नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, कल का यूट्यूब पे लेक्चर है, देख लेना। मतलब पुटिंग ऑल दोज, हाँ मतलब क्या उनकी प्रेसेस पे क्या रखना है, जितने भी हाँ मतलब जितने भी एसेट्स है प्रॉपर बैलेंस शीट में जानी चाहिए, जितने भी लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी साइड पे अपीयर होनी चाहिए। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है बेटा, कोई तो भी एक मीनिंग पे पहुंचना, कोई तो भी एक रिजल्ट पे पहुंचना जो हमें दिख रहा है। नेट प्रॉफिट दिख रहा है और 100 करोड़ का कैपिटल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने कितना कमाया है, 30 लाख रुपए कमाया है। या फिर फिक्स एसेट कंपनी की दिख रही है तो आप एक करंट रेशो अपन निकाल पा रहे हैं, क्विक रेशो निकाल पा रहे हैं, शेयर होल्डर टू इक्विटी रेशो निकाल पा रहे हैं। तो इससे हम जजमेंट पे पहुंचते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं है, और बाद में लास्ट में उसका क्या करना पड़ता है बेटा, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो ये हमने बेसिक डिस्कशन किया था 2 दिन तक, मतलब कल भी ये हुआ था। तो थोड़ा आज इसको रिवाइज करेंगे और आगे जाएंगे। और किसने डेवलप किया था बुक कीपिंग का सिस्टम, लुका डी बार्गो पैसिओली। कहाँ का है बच्चों, ये इटली का है। और उसने क्या किया था, ये डबल एंट्री सिस्टम को क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने डेफिनेशन देखी थी, सेम डेफिनेशन है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। और उसके बाद में उसमें ऐड किया था ये 2-3, लाइक देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। बेटा यहाँ पे रिपोर्टिंग कहा है, सिर्फ यहाँ पर रिपोर्टिंग मतलब वो सारी चीजें, एनालिसिस भी हो रहा है, इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है और कम्युनिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जा गए थे और हमने डिफरेंस देखा था। तो मीनिंग क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ पे इसके साथ हम क्या करते हैं, एनालिसिस भी होता है और देन रिपोर्टिंग भी होता है। स्टेज कौन सी है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, ये कौन सी है, सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे सारे रिकॉर्ड को क्या करना है, मेंटेन करना है सिस्टमेटिक मैनर में, और यहाँ पर रिकॉर्ड के साथ साथ उस डेटा को क्या करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, बेसिकली जूनियर स्टाफ, और यहाँ पर क्या लगता है, सीनियर स्टाफ लगता है, मतलब जो क्वालिफाइड बंदा है, ठीक है। आउटकम्स मतलब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो हम जर्नल और लेजर बनाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड
बैलेंस शीट. सो यू नो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज ये लास्ट दिन पे बनता है. स्टेटमेंट मीन्स there is a difference between accounts and statement. Accounts always has two sides, debit and credit. Statement does not have debit and credit. ठीक है. अकाउंट्स हमें समरी बताता है साल भर की. फॉर एग्जाम्पल रेंट में दिख रहा है हमें 10,000 रुपए. इसका सीधा मतलब है कि साल भर में हमने 10,000 रुपए का रेंट दिया है. ठीक है. परचेस दिख रहा है हमें 1 लाख रुपए का. तो इसका मतलब क्या, हमने परचेस कितने रुपए का किया है? 1 लाख रुपए का. ठीक है. साल भर का होता है. ठीक है. तो वहां पर वो दिख रहा है. अकाउंट इज एन समरी ऑफ दैट एंटायर ईयर. स्टेटमेंट जो होता है उस दिन का फाइनेंशियल एनालिसिस करता है आपके लिए. मतलब आज फिक्स एसेट में बिल्डिंग 50 लाख रुपए की दिख रही है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लाइक 31 मार्च. इस दिन हमारा जो बिल्डिंग है उसका वैल्यू कितना है, तो जो भी हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है वो. ठीक है. तो स्टेटमेंट आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है. अकाउंट्स आपको क्या बताता है कि साल भर में आपने क्या किस तरीके से एक्सपेंसेस या फिर इनकम कमाया है. ठीक है. उसके बाद में हमने क्या देखा था बेटा, पीरियड डे टू डे मेंटेन किया जाएगा. और ये बेटा अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल ऑफ द एंटायर. ठीक है. उसके बाद में एनालिसिस, बुक कीपिंग रिक्वायर्स बच्चों व्हाट, डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस. और यहाँ पे एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है. एनालिसिस को समझा है मैंने ऑलरेडी, इंटरप्रिटेशन भी आपको पता ही है. ठीक है. डिसीजन मेकिंग, इसके भरोसे डिसीजन लिया नहीं जा सकता है. यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन लेगी बिकॉज वी हैव अरेंथमेटिकल एक्यूरेसी हियर. ठीक है. क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन चुकी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, एक प्रॉफिट है, जिसके भरोसे हम बिजनेस पे आगे जाने की सोच रहे हैं. लाइक नए मार्केट को टैप करना रहे या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना रहे. ठीक है. उसके बाद में स्किल रिक्वायर्ड, यहाँ पर ज्यादा कुछ स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी स्किल हमें रिक्वायर्ड है. फिर उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिस या फिर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. सो पहला कौन सा मेथड है हमारा, कैश मेथड में हमने क्या देखा था बेटा, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैश रिसीव हुआ या फिर कैश पेमेंट हुआ वही ट्रांजेक्शन होगी. और जनरली ये सिस्टम कौन यूज करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक CA या फिर लॉयर्स या फिर डॉक्टर्स या फिर कॉलेजेस. दीज पीपल क्या, ये लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरीके की सिस्टम को यूज करते हैं. अक्रूवल और मर्चेंडाइज सिस्टम में क्या होता है, इनकम ड्यू हुआ या फिर एक्सपेंसेस ड्यू हुए तो रिकॉर्ड कर दो, अक्रूड बोलते हैं हम उसे. ठीक है. लाइक रेंट महीना भर उसके घर पे रह लिया, उसको देना ही पड़ेगा. कब देंगे, जब देंगे तब देंगे, जब देंगे तब पेड होगा, जब तक नहीं दिया तब तक क्या है, पेएबल है. ठीक है. सिमिलरली आपको रेंट, अगर आपने आपका घर दूसरे को रेंट पे दिया तो आपको रेंट मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलना ही है. अभी मिलने का इसलिए आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, और जब मिलेगा तब क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आता है बेटा मिक्स्ड और हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, दोनों सिस्टम को यूज किया जाता है. ठीक है. मतलब एक ही बिजनेस है, उसके 2 सेगमेंट है, एक इसमें वो एजुकेशन चला रहा है, एक इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट चला रहा है. ठीक है. तो एजुकेशन में पूरा रिसीट कैसा होगा, कैश होगा, पूरा पेमेंट भी कैसा होगा, कैश होगा. बट दूसरे ऑन अदर हैंड वहां पर आपको दोनों तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन किया हुआ दिख सकता है. ठीक है. देन आज ट्रांजेक्शन डिस्कस किया था बच्चों. ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो गुड्स मतलब आज पढ़ाएंगे थोड़ा डिटेल में, मतलब कोई भी वस्तु बिजनेस की. ठीक है. जिसको आप बेच रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो बेटा, सर्विसेज. मतलब कल बताया था मैंने, लॉयर की सर्विस होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी, टीचर की होगी. दीज आर सर्विसेज यू वांट टू हायर दैट. व्हाई, बिकॉज यू वांट टू गेट समथिंग एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दैट. आप यहाँ पर आ रहे हो, आपका समय दे रहे हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है. यस और नो. और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ वजह नहीं है. यस और नो. तो बेसिकली कहने की बात ये है कि व्हाट आई एम डूइंग हियर बच्चों, एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन 2 और मोर पार्टी. मतलब मैंने एक या 2 लोगों को दे रहा था, दैट इज 2 पीपल. मैंने मोर देन 1 पीपल को सर्व कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज मोर देन 2 पार्टीज, लाइक फॉर अ मनी वर्थ, मतलब पैसे के लिए मैं कर रहा हूँ. यस और नो बच्चों. और यहाँ पर सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, मनी एक्सचेंज में या फिर मनी वर्थ. मनी वर्थ मतलब पैसा नहीं आएगा, बट इक्विवेलेंट अमाउंट का एक कोई तो भी चीज एक्सचेंज हो जाएगा. देन हमने क्या देखा था बेटा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, हमेशा कैश एक्सचेंज होगा, पैसा जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कल हमने स्विगी का एग्जांपल लिया था, याद होगा. तो यहाँ पर क्या आ गया, उसमें भी कैश ट्रांजैक्शन. सो यहाँ पे हम पेमेंट कैसे करते हैं, कैश में. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका पेमेंट हुआ है कि अभी तक के नहीं हुआ है, मतलब कब होगा, लेटर ऑन. कब होगा बेटा, लेटर ऑन मतलब कोई भी डेट पे. ये डिस्कस हुआ था हमारा कल,
नहीं हुआ था? ओके चलो यहाँ से डिस्कस करेंगे। बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार वाला, मतलब आज अपन पैसा नहीं दे रहे, अपन पैसा कब देंगे? इन नियर फ्यूचर, कभी भी देंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। या फिर परचेस किया है बट आज पेमेंट नहीं किया है, तो वो भी कौन सा हो गया हमारे लिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है सबको? तो उसके बाद में देखो यहाँ पे एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन 8000, ठीक है। सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्रेडिट मतलब क्या? उधार उसको बेचा है। किसको बेचा है? अमन को बेचा है, ठीक है। तो अब आएंगे यहाँ पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या होगा? हमेशा यहाँ पर क्या होगा? वस्तु के बदले क्या एक्सचेंज होगी बेटा? वस्तु। बट तो ये आजकल ट्रांजैक्शन हमें दिखने को मिलते नहीं है, और इसको हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते हैं, ये अकाउंट्स में बुक में आते नहीं है। कल हमने डिस्कशन किया था। चलो आज बहुत सिंपल है बेटा, हम पढ़ेंगे आज से यहाँ से एंट्री। एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज नोन एज जर्नल एंट्री, हमने पढ़ा था। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ना 50,000 रुपए का गुड्स को परचेस किया है, उसका वाउचर हमारे पास है, हम अकाउंटेंट हैं, तो हमें क्या करना है? उस वाउचर की एंट्री करनी है। तो हम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल के हिसाब से कर देंगे, या फिर कैश अगर आएगा तो रियल अकाउंट का रूल भी आएगा, क्योंकि परचेस मेरा एक्सपेंस है और कैश मेरी एसेट है। तो एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल रूल। और एसेट के लिए कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। तो ये डिस्कस होगा अगले चैप्टर में, इसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। बट सिंपली अभी समझ लो, उस हिसाब के हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सो ये दिस इज नोन एज बच्चों एंट्री। अब उसके नीचे उसका हम हमेशा नरेशन करते थे ब्रैकेट में, याद होगा आपका। तो नरेशन मीन्स नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एंट्री, ठीक है। परचेस गुड्स वर्थ बीइंग परचेस गुड्स वर्थ ₹50,000। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपने 50,000 रुपए के क्या किए हैं? गुड्स परचेस किए हैं। उसके बाद में गुड्स देखो, समझो हाँ बेटा, हर बिजनेस के लिए गुड्स ना अलग हो सकते हैं। हर बिजनेस के लिए गुड्स क्या हो सकते हैं? अलग। अगर गुड्स माने मर्चेंडाइज थिंग, मतलब जिसको मैं परचेस करके क्या करूँगा? बेचूंगा। अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है, तो मेरे लिए मेरा दुकान का फर्नीचर छोड़ के बाकी सारा क्या है? गुड्स है। मतलब बिकॉज आई वॉन्ट टू सोल्ड माई चेयर्स, देन टेबल्स, देन कबर्ड्स, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो कस्टमर्स आएंगे, परचेस करके लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा मेरे लिए? गुड्स। बट जो मेरी दुकान में लगा है वो मेरा गुड्स है क्या? नहीं है, इट इज ऑन माई एसेट, ठीक है। वो मेरी क्या है? एसेट है। बिकॉज गुड्स माने दोज थिंग्स विच कैन बी परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जिसको हमने क्या किया है? परचेज किया है। और क्यों किया है परचेज? क्यों किया है बेटा परचेज? बिकॉज वी वॉन्ट टू रीसेल दैट टू द समवन एल। और क्यों करना है रीसेल? हमें क्या कमाना है उसके ऊपर? प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, अगर मेरा ग्रोसरी का शॉप है तो मैं शुगर लाऊंगा, शुगर बेचूंगा, यस और नो? मैं चिप्स के पैकेट खरीदूंगा, उसको बेच दूंगा, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? गुड्स, क्योंकि उससे मेरा बिजनेस का रेवेन्यू आ रहा है, यस और नो बेटा? हाँ। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे लिए गुड्स नहीं कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि मैं तो सर्विस ही बेच रहा हूँ। बट जब मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जब मैं बिजनेस करता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? गुड्स को बेचता हूँ। सो गुड्स मीन्स नथिंग बट द क्या बेटा? मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड, जिसमें क्या करता है ट्रेडर? क्या करता है बेटा? ट्रेड। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो वहाँ पे मैं फ्रिज बेच रहा हूँ, वॉशिंग मशीन बेच रहा हूँ, अगेन एसी बेच रहा हूँ, तो ये सब मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए, क्योंकि मैंने उसको पर्पज क्या है उसको खरीदने का? पर्पज क्या है बेटा? रीसेल करना है हमें। डन, समझ गया सबको? सो गुड्स माने क्या होता है फिर? ऑल दोज मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर क्या करता है बच्चों? ट्रेड करता है। और क्यों करता है ट्रेड? क्योंकि उसको क्या करना है? उसको सेल करके प्रॉफिट कमाना है। मेडिसिन आर द गुड्स फॉर केमिस्ट, मतलब अगर आपका पास मेडिकल है तो आपके लिए गुड्स क्या हो गया? आपकी मेडिसिन। वेजिटेबल आर द गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर। अब इसको वेंडर क्यों कहा है? क्योंकि छोटे मोटे व्यापारी, उनको क्या कहते हैं हम? वेंडर्स कहते हैं। तो वेंडर के लिए उसका वेजिटेबल क्या हो गया? अगेन गुड्स। देन पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गियर बॉक्स, केबल प्रोड्यूस बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल टाटा ने ये सब मैन्युफैक्चरिंग किया है, बजाज ने किया है, हीरो ने किया है,
तो इनके लिए ये क्या हो गया सब, टायर, इंजन, गियर बॉक्स वगैरह क्या हो गया बेटा, गुड्स हो गए। ठीक है, क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक के? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। बेटा कैपिटल मतलब क्या होता है, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में किया गया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो मान लो बच्चों जेठालाल ने उसके बिजनेस में ना 10 लाख रुपए डाले हैं। कितने लाख डाले हैं? तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। आपने बैलेंस शीट में बहुत बार लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखा है, बहुत बार नहीं सर, हमेशा ही लिखा है। क्यों लिखा है बेटा, क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंटिटी। क्या कंसेप्ट है बेटा, बिजनेस एंटिटी। पढ़ाएंगे आपको, आगे आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आएगा, उससे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब समझाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी के हिसाब से बेटा बिजनेस का ओनर ये है बच्चों जेठालाल। थोड़ा बारीक हो गया आजकल, टेंशन में बेचारा उसकी वाइफ वापस नहीं आ रही बोलते वो घर से। ठीक है, और ये बच्चों उसका स्टोर है, ये क्या है उसका स्टोर है, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? 10 लाख का। तो इसने बेसिकली ये जो पैसा है इसके पास था बच्चों, यस और नो? ये अभी कहाँ आया है? बिजनेस में है। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ ही ब्रिंग्स दैट। If he sold his own house and invest that money into the business, so it doesn't deal about his personal transaction. His personal transaction is that he sold his house. इससे बिजनेस को कुछ लेना देना है क्या? नहीं। बट मोर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? वी इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय कैपिटल? एन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। अच्छा, इसी के साथ साथ एक लोडिंग रिक्शा की भी जरूरत है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। लगेगा नहीं लगेगा? उसके पास है, उसने ना 3 लाख का एक रिक्शा अपने दुकान में लाया, तो मैं इसे भी क्या कहूंगा? कैपिटल ही कहूंगा। अच्छा, ये जो दुकान थी ये इसके नाम पे थी आज तक, इसने क्या कर दिया, इसी दुकान में अपना बिजनेस डाल दिया, तो ये अभी दुकान किसके नाम से हो गया? बिजनेस के नाम से। समझ रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ठीक है, मान लो 20 लाख की, तो इसकी टोटल कैपिटल कितना हो गया? 13 और 20 ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज, यस और नो? सो बेसिकली नॉट ओनली द अमाउंट, बच्चों एनी एसेट, एनी पर्सनल एसेट, इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस एनी पर्सनल एसेट और अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कैपिटल। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पर आपको दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इसको हम समझाते हैं, समझना बेटा। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी क्या होती है? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली ये कौन सी है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी होती है? लाइबिलिटी। ये कौन सी है? हमारी एसेट। बच्चों कैपिटल मतलब क्या? हमारा खुद का पैसा, जो लोगों का नहीं है, हमारा खुद का है। ठीक है, तो मान लो बिजनेस के अंदर हमारी जो टोटल एसेट है ये 10 लाख रुपीज की है। कितना लाख की है बच्चों? 10 लाख की। और हमारी लाइबिलिटी जो है वो है 7 लाख की। लाइबिलिटी कितने की है? तो बचता क्या है अपने लिए? कैपिटल। ये हमारे लिए क्या है बच्चों? कैपिटल। सो इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट क्या होगा? इधर टैली होगा। ठीक है, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला डिराइव्ड होता है, इसको रट्टा नहीं मारना है। डिराइव्ड कैसे हुआ सर? बेटा एसेट में से अगर मैं मेरी लाइबिलिटी माइनस करता हूं। सर आपने ऐसा क्यों किया? समझो बेटा, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं एसेट के फॉर्म में, और मुझे लोगों के देने कितने हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 लाख रुपए। इसका मतलब जो 3 लाख है मैं किसी को देने वाला हूं क्या? वो मेरे खुद के हैं, यस और नो? बिजनेस में मैंने डाले हैं तो वो मेरे नाम से बिजनेस में दिख रहे हैं, मैं उसे क्या कहता हूं? कैपिटल। हेंस द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल इज बच्चों, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। सो इसी तरीके से हर एक फॉर्मूला को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल के रिवाइज करो रेगुलर, तो जाके आपको थोड़ा सा इसमें और एडिशन करना रहे और मेहनत करना रहे
और कोई किताब मिल जाए तो उसमें आप खुद का दिमाग लगा सकते हो कि यार इसको मैंने पढ़ा था इस तरीके से और इसमें और मैं रिसर्च करके और मेहनत करके इसमें डीप जाके कोई भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला समझे सबको? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्या ना एक्चुअली बच्चों, अब द फॉर्मूला ऑफ एसेट एग्जाम में इधर घूम फिर के आ सकता है कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए। एसेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है बता सकते हो क्या आप लोग? एसेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? चलो हमारे पास देखो यहाँ पर बैलेंस शीट है, ये हमारी क्या है बच्चों? एसेट है। इधर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो चलो एसेट निकालना है तो हाँ, तो यहाँ पर सिंपल है, अगर मुझे एसेट निकालनी है तो एसेट में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल मान लो 3 लाख का है, लाइबिलिटी कितने की है? 10 लाख की, और इक्वल अमाउंट की मेरी क्या होगी? एसेट होगी। यस और नो? तभी जाके तो बैलेंस शीट टैली होगी ना बेटा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है एसेट का? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या? लाइबिलिटी। अब बाद में समझेंगे इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, करंट एसेट क्या होती है, क्विक एसेट क्या होती है, देन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो अलग अलग एसेट्स है उसको भी अपन समझेंगे। लाइक कि मतलब गवर्नमेंट आपको बॉन्ड्स बेचती है, ट्रेजरी बिल बेचती है, तो इसमें भी थोड़ा फाइनेंस का पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। तो एसेट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, आपने खुद ही तैयार किया, मैंने आपको रट्टा नहीं मारा ना, मैंने आपको बताया। क्या हुआ फॉर्मूला बेटा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो अब लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा लाइबिलिटी का फॉर्मूला? बोलो। अरे ओके, बताओ लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट माइनस कैपिटल, यू विल गेट व्हाट बच्चों? लाइबिलिटी। क्लियर है सबको? तो 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हमारा बैलेंस शीट क्या होता है? टैली होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है एवरी एसेट रिप्रेजेंट एवरी लाइबिलिटी। सर कैसे? तो उस दिन मैंने थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दिया था, आज वापस इसको समझेंगे। अगेन मेरी बैलेंस शीट आपके सामने है और मेरे पास इधर ये कौन सी साइड है बेटा? एसेट साइड है। ये कौन सी साइड है मेरी? लाइबिलिटी साइड। और चूंकि हम डबल एंट्री सिस्टम से सब कुछ मैनेज करते हैं तो एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये क्या बताता है भाई? अगर आप कुछ बिजनेस में आया है तो कुछ तो भी गया है। अगर गुड्स आए हैं तो कैश गई है। यस और नो? तो मतलब बिल्डिंग आई है तो अगेन कैश गई है। सो ऑलमोस्ट सब ट्रांजेक्शन हम कैश से ही करते हैं, या फिर हम कभी कभी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे करते हैं। अगर हमने परचेज किया है और सामने वाली पार्टी को अभी तक पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब हमने क्रेडिटर क्रिएट किया है, उसको देना पड़ेगा। सो एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 10,000 रुपए डेबिट लिख रहा हूं तो मैं इक्वल अमाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट ही लिखूंगा। तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दीजिए गोल्डन रूल डिस्कस करने से पहले। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, डेबिट साइड होती है एसेट। डेबिट साइड क्या होती है? एसेट। और किसका? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड में आएगा हमेशा आपका इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, ये इनके बैलेंसेस है, अकॉर्डिंग टू रूल निकलते हैं। कैसे निकलते हैं समझाएंगे जब रूल पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? बोलो फिर, कौन सा बैलेंस होता है? एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इसका मतलब क्या है? अगर आप एसेट को परचेस करेंगे तो हमेशा डेबिट साइड लिखना। हमेशा कौन सा साइड लिखना है? डेबिट साइड। अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हमेशा कौन सी साइड में लिखो? डेबिट साइड। मैंने परचेस किया था गुड्स को तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एक्सपेंस। अगर मैंने बिल्डिंग को परचेस किया तो मैंने क्या किसको डेबिट किया है? बिल्डिंग को। क्यों किया है? इसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। अगर कोई एसेट आ रही है ना तो उसका बैलेंस कौन सा हो गया? डेबिट बैलेंस। और अगर हम इनकम ला रहे हैं तो हमारा इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर हम लाइबिलिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर हम कैपिटल ला रहे हैं बिजनेस में तो उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब समझना, हमारे पास एसेट का कौन सा बैलेंस है? आप बता दो अब कौन सा बैलेंस है एसेट का? डेबिट। और लाइबिलिटी और कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। इसका मतलब ये हो गई हमारी क्रेडिट
मतलब समझने के लिए, बट है नहीं एक्चुअली। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। एसेट का कौन सा होता है? डेबिट। चलो अब हमने क्या कर रहे हैं, इसको टैली करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस तरीके से अकाउंटिंग में बैलेंस शीट को टैली किया जाता है और एडजस्टमेंट क्या होती है और एडजस्टमेंट क्यों आती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल लाके, तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश मेरे लिए क्या है बेटा? बोलो, एसेट है। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट साइड पे इधर क्या दिखेगा हमें? कैश। कितने लाख का? मान लो 10 लाख रुपए का कैश लिया, तो हमने दूसरे हैंड पे क्या क्रिएट किया है? कैपिटल। कितने लाख का कैपिटल क्रिएट किया बेटा मैंने? 10 लाख का। क्योंकि मेरे बिजनेस में क्या चाहिए, तो क्योंकि इक्वल डेबिट, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मैंने 10 लाख डेबिट दिया था, तो 10 लाख मैं क्या करूंगा? क्रेडिट दूंगा। अच्छा, मैंने बैंक लोन लिया है, बैंक का लोन मैंने 3 लाख का लिया है, तो बैंक लोन मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। बैंक लोन मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो बैंक लोन मेरा इधर दिखेगा, 3 लाख का लोन लिया। अच्छा, बैंक लोन लेने से मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा, यस और नो? तो बैंक लोन में अगर मेरे पास कैश आता है तो मेरा टोटल कैश कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 13 लाख, यस और नो? अच्छा, इस कैश में से मैंने क्या किया है, अब मैंने ना एक मशीन परचेस किया है जिसका कीमत है 6 लाख रुपीज का। तो मेरा डेबिट क्या होगा? बोलो, मेरा डेबिट क्या होगा? मशीन। क्रेडिट क्या होगा? कैश। बराबर है कि नहीं है? तो मशीन मेरा डेबिट हो जाएगा, तो मैं मशीन अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट। मान लो 6 लाख का मैंने परचेस किया है और मैंने इसको 6 लाख रुपए पेड करूंगा यहाँ से, तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? अगेन कम हो जाएगा, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मेरे पास कैश का बैलेंस अब कितना रहेगा? बोलो, 13 में से 7 गए, बचे कितने? 7, सॉरी 6 गए, 7 बचे। सो अभी भी आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? तो इसी तरीके से क्या होता है, एवरी डेबिट, देखो ये यहाँ पर जो 7 और 6 लाख है, ये कहीं ना कहीं इसको और इसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करते गए हैं। और अब आते हैं उसके ऊपर, आपने बहुत बार एडजस्टमेंट सॉल्व किया है क्वेश्चन में, और बट आज तक नहीं समझा है सर वो एडजस्टमेंट आया क्यों? किसी को आता है तो बोलो, किसी को आता है? समझा दे। देखो आप क्या करते हो? जर्नल एंट्री करते हो, बराबर है। उसके बाद में क्या होता है? लेजर पोस्टिंग। उसके बाद में क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। अगर इसमें कुछ गलती होती है तो एक चैप्टर सेपरेट पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। याद है आपको? हाँ। अब साल भर का अकाउंटिंग तो खत्म हो गया, 31 मार्च आ गई है। अब 31 मार्च के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वापस मैं जर्नल एंट्री कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पॉसिबल है क्या? अभी नहीं ना बेटा। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मैं कुछ भी कर सकता था, बट अभी मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस बन के अभी टोटली क्या हो गया है? रेडी हो गया है। अब इसमें मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? जो मैंने एंट्री नहीं की है उनको करना है, जो मैंने एंट्री किया नहीं है उनको क्या करना? मुझे रिकॉर्ड करना है। तो हमने सुना था एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। सुना था क्या कहानियों में कि क्लास में सुना था? क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? बोलो, क्यों होते हैं बेटा? हाँ, क्योंकि जर्नल एंट्री किया था क्या? तो इक्वल अमाउंट डेबिट डालो, इक्वल अमाउंट क्रेडिट डालो। याद है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट? याद है क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। 2 इफेक्ट दिए है, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ है। कौन सा इफेक्ट हुआ है? डेबिट इफेक्ट। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिया है मतलब इनकम दिख रहा है, बराबर है। तो वहां पर हमारा वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सो इक्वल मैंने डेबिट डाला, इक्वल मैंने क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो देखो आपका जो ट्रायल बैलेंस है, मान लो इधर 10 लाख है और इधर 10 लाख है, बराबर है। तो यहाँ पर अभी क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, तो मैं 1 लाख इधर जाएगा, मेरा 1 लाख ऑटोमेटिकली ये साइड में जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस है, ये बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे आया था आपके एडजस्टमेंट में, तो आपने क्या कर दी? इसको दोनों साइड में डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दिया है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट माने वो सारी चीजें जो साल भर हम भूल गए रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी कब पता चली? साल के अंत में कि भाई मैंने इसका पेमेंट ही नहीं किया है।
अब चल के पेमेंट नहीं किया है तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है, और रिकॉर्ड नहीं किया मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं दिख रहा है। यस और नो? अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखेगा तो फिर मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। आई हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन वेदर पेड और पेएबल। तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, हम एक्सपेंसेस में प्लस करते थे, याद है क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में क्या होती थी? प्लस। तो मतलब कौन सा इफेक्ट दिया है? डेबिट इफेक्ट दिया है। कौन सा इफेक्ट दिया है बेटा? डेबिट इफेक्ट। उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ करते थे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ है? क्रेडिट इफेक्ट हुआ है। कौन सा इफेक्ट हुआ है? मैंने लिखाया था अभी यहाँ पर, कौन सा इफेक्ट हुआ है? क्रेडिट। सो मैंने इक्वल डेबिट किया है, इक्वल क्रेडिट किया है। मान लो 5 लाख, बहुत ज़्यादा होंगे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 50,000, 50K। तो बेसिकली आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली। और इसीलिए हमेशा आप जब बैलेंस शीट सॉल्व करते हो तो टैली होना जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और एडजस्टमेंट क्या होती है? वो सारे ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करना चाहते थे बट रिकॉर्ड कर नहीं पाए हैं, आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, साल खत्म हो चुका है, और आप अभी वापस उसको सब तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं। जो होना था वो तो पहले ही हो गया है। इसीलिए एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं? इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट दे दिया, हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का टैली करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक यही है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप क्या करो? एडजस्टमेंट को प्रॉपर ना एनालिसिस करो। उसको रट्टा मारने से नहीं होगा, हम फाइनल अकाउंट में पढ़ाएंगे आपको, बट उसको एनालिसिस इस तरीके से करना है कि मैं प्रॉपर अमाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जिस दिन आपको समझ जाएगा उस दिन आपका बैलेंस शीट कभी नहीं आप भूलेंगे। कभी कभी हम चीजों को माइनस भी करते हैं, याद है क्या? मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब एक्सपेंसेस की साइड कौन सी है? डेबिट साइड। वहां से माइनस किया मतलब कौन सा इफेक्ट दिया? क्रेडिट इफेक्ट दिया। कौन सा इफेक्ट दिया बेटा? क्रेडिट इफेक्ट, बराबर है। अगर डेबिट साइड से मैं माइनस कर रहा हूं इसका मतलब मैंने कौन सा इफेक्ट दिया है? क्रेडिट इफेक्ट। और उसका सेकंड इफेक्ट कहां होता था? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सो क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, बहुत सिंपल है ना? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इसको मैं कहाँ लिखूं, बैड डेट जो आता था, अरे यार वापस वही घूम घूम के आ रहा है बोलते हैं। तो बैड डेट भी बहुत सिंपल है, उसको समझना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वापस अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा स्कोर करके दिया जाता था, बट बच्चे ना थोड़ा उसको फॉर्मेट वाइज लर्निंग वाइज करते थे। तो पता नहीं, अब अमरावती यूनिवर्सिटी में तो बहुत सिंपल ही पूछते हैं। जब आप लाइक बड़े कोर्सेज जब करते हैं CA जैसे, तो वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होता है और हमेशा वहाँ पे पेपर घूम फिर के ही आता है। तो वापस आएंगे हम यहाँ पर। देखो कैपिटल को हमने पढ़ा था, शुरुआत किया था, और वहाँ से बहुत सारा डिस्कशन हमने लेकिन आगे बढ़ाया, चलेगा। ड्राइंग क्या होता है बेटा? उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था जेठालाल का, याद है आपको? बबीता जी के लिए क्या लेके गए थे वो लोग? हाँ नहीं, फ्रिज लेके गए थे, आप भूल गए। तो फ्रिज जो है उसके बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए लेके गए। भाई बिजनेस का ओनर था, लेके गया है, किसको दिया मैटर नहीं करता है। अच्छा जाने दो, टप्पू सेना को घुमाने के लिए दुबई लेके गया बंदा, चंदा दिया है दुर्गा देवी में, उसके गांव में। उसके दादाजी का फोन आया था, अरे वो मगन लाल को 5 लाख रुपए की जरूरत है, गांव में दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। मैटर नहीं करता है कहाँ दे रहे हो, मैटर करता है क्या दे रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बच्चों ड्राइंग? विड्रॉल। क्या आप क्या कर रहे हो? बिजनेस का ओनर क्या कर रहा हो? बिजनेस से विड्रॉल, आइदर गुड्स और कैश। पहले एग्जांपल में गुड्स दिए थे, फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था तो गुड्स थे, बराबर है। कैश कब दिया था? जब दुर्गोत्सव मनाया जा रहा था। सो विड्रॉन हो रहा है बच्चों, क्या विड्रॉन हो रहा है? कैश या फिर गुड्स, ठीक है। सो इट इज नोन एज बच्चों व्हाट? ड्राइंग। और इसका पर्पज क्या है? पर्सनल पर्पज है, बिजनेस से पर्पज के लिए दे रहे क्या? नहीं। समझ में आया सबको? सो ड्राइंग मीन्स एंड विड्रॉन ऑफ गुड्स और एनी कैश फॉर अ पर्सनल पर्पज, इट इज नोन एज ड्राइंग, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बाद में हम क्या पढ़ेंगे आज? डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये बहुत सिंपल है, आपको आता है शायद। बोलो डेटर मतलब क्या होता है बेटा? डेटर मतलब क्या होता है? द वन हु ओन्स द बिजनेस ऑफ मनी। टेक्निकल भाषा में थोड़ा साउंडेड कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जिसने हमारे बिजनेस के पैसे उधार लिए हैं, या फिर हमने जिनको क्रेडिट सेल किया है। सिंपल भाषा में जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है। डेटर को एसेट क्यों कहते हैं पता है क्या?
क्योंकि हमने उनको क्या किया है, आज गुड्स क्रेडिटर सेल किया है, कल चल के वो पैसा हमें, इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। और डेटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में कौन सा है, पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, डिस्कस किया था मैंने, बोलो कौन सा है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, बिकॉज वी सेल गुड्स टू द नंबर ऑफ पीपल्स, यस और नो, ऑन अ क्रेडिट बेसिस, सो इट इज नोन एज बच्चों व्हाट, इसे कहते हैं हम डेटर, द पर्सन हु हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हमें देना पड़ेगा, और क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स द मनी ऑफ द बिजनेस, उसने हमारे बिजनेस का पैसा लिया है, वो हमारा पैसा यूज कर रहा है और हम उसको वापस छोड़ेंगे नहीं, उसका पैसा हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स। और उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने, सॉरी पढ़ना है अभी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिससे हम क्या करते हैं, क्रेडिटर परचेस करते हैं, मतलब इसको हमें पैसा देना पड़ेगा, द बिजनेस हैज टू पे, बिजनेस को सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, हम इसे क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का दूसरा नाम है सप्लायर्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट मतलब इररिकवरेबल अमाउंट। तो तुझं नाव काय बेटा, तुझा नम्रतानं प्रतीक्षाला समजा 10,000 रुपये दिले, एवढे नाही पाहिजे म्हणते, 2-3 हजारच पाहिजे, खूप झाले, बरोबर आहे। नम्रतानं 10,000 रुपये प्रतीक्षाला दिले, प्रतीक्षा म्हणते की मी तुला हे पैसे परत करणार 1 महिन्यामध्ये, 1 वर्ष झाला, आलेले नाही आहे, देतो ना एवढी घायची घाई है ठीक है भाई, साल खत्म हो गया, पैसा आया नहीं है, एक दिन तो दोनों का झगड़ा हो गया फुल मस्ती में, तो अब क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया, इररिकवरेबल, मतलब वापस आना है क्या इसको कभी भी अपने लाइफ में, गया बच्चों, क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ से जो भी गया उनको बैड डेट है बराबर है, हमेशा अमाउंट की बात किया था मैंने, सिर्फ पैसे की बच्चों, कोई आने से या फिर कोई जाने से अपनी लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, फर्क पड़ेगा तो एक जॉब से, सर ना, जो जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत चल रही है, ठीक है। तो बच्चों बैड डेट माने वो पैसा जो डूब चुका है वो वापस मिलना है कि हमें नहीं मिलना है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे अभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब समथिंग आप पे कर रहे हो, किसके लिए, कुछ तो भी आप पाना चाहते हो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ना बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना यहाँ पर ये बहुत ट्रिकी काम है, मतलब अगर डिटेल में पढ़ना जाए तो इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर हो सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम के ऊपर। बट अपने को जैसे कि बीकॉम ही एलिजिबिलिटी है, हम तो सीए नहीं पढ़ रहे अभी, तो हमको इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, मतलब जितना हो सकता है उतना प्रयास करता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने का एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सिंपल आपके दिमाग में लाना है, एन एक्सपेंडिचर मेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट, किसके लिए बच्चों, फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट, मतलब एसेट को परचेस करने के लिए किया गया खर्चा, मतलब कौन सा खर्चा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यू नो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों ये बिल्डिंग जो है ये सर की है, मान नहीं है, पुष्टि मैं आपने कब लिया, पेड़े दिए नहीं, खाना वाना तो खिलाई नहीं, ठीक है, वो बाद में करेंगे। ये बिल्डिंग सर की है, अब ये बिल्डिंग है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ रुपए की, जिसका वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 1 से मतलब 1.5 करोड़ रुपए की अगर एसेट है तो 1.5 करोड़ रुपए आज के आज ही पूरे रिकवर हो जाएंगे, मतलब साल भर के अंदर, या फिर इसको रिकवर होने में समय लगेगा, समय लगेगा, बराबर है। तो ये एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत हैवी है, ये आज इमीडिएट बेनिफिट मिलने के लिए किया गया है क्या, नहीं, बट इसका बेनिफिट आपको सालों तक मिलेगा, यस और नो। सो एन एक्सपेंडिचर विच इज मेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, किसके लिए बच्चों, एक्सपेंडिचर जो किसके लिए किया गया है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया गया है, हम उसे क्या कहते हैं, अरे आजा भाई, हम उसे क्या कहते हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 1, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिक्स एसेट को एक्वायर करना है और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। सो एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट, मतलब परचेज करो या फिर उसकी वैल्यू क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बिल्डिंग क्या रोज परचेस करके बेची जाएंगी या फिर एक ही बार परचेस किया जाएगा? तो इसीलिए ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कौन से नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो रोज होंगे, रिकरिंग मतलब क्या होगा, रोज। नॉन रिकरिंग मतलब सालों में एक बार होगा। फॉर एग्जाम्पल ये फर्नीचर जो डाला है हर 6 महीने में बदला जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये आप जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड से लेके ये सब कौन सा एसेट है, हमारी फिक्स एसेट है, ये सर नो। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी देखो एग्जांपल देते हैं आपको। आपने 10 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेस किया है, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा आपके लिए, 10 लाख रुपए का आपने बिल्डिंग को परचेस किया है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है। अब इस बिल्डिंग में, अब ये जो बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग में ना 2 और मंजिलें हमने चढ़ा दिए हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, वेरी गुड, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, कैपिटल। सर कैसे, क्या बेटा, ये जो मैंने किया है इससे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ी है, ठीक है। सो ये रिनोवेशन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, रिनोवेशन, मतलब अपन ने अपनी बिल्डिंग को कंप्लीटली चेंज करके रखा है। अच्छा, कुछ सालों बाद ये बिल्डिंग यूज हुआ है और यूज होने के बाद ना इधर वाले ये पूरा ग्लास था यहाँ पर फ्रंट साइड में, ये पूरा ग्लास खराब हो गया है। अब खराब होने के बाद हमने इसको क्या किया है, रिपेयर किया है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। पहला, आपने इसको रिपेयर जब किया है तो आपने फिक्स एसेट को एक्वायर तो बिल्कुल ही नहीं किया है, और ये रिपेयर होने से क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर आपको काम करने के लिए उसको रिपेयर करना पड़ा, मेंटेन किया है आपने, मेंटेन करने के लिए। सो इट इज नॉट एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इस कोई थिएटर है जिसमें 100 लोग बैठते हैं, जिसमें कैपेसिटी कितने लोगों की है, 100 लोगों की। अगर यहां पर जो पर्दा आता था, अब वो पहले ना लाइक वहां पर सीडी के जरिए चलाया जाता था, अब यहां पर आपने क्या किया है, लाइव वेब से चलाना चालू कर दिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया। देखो आप पहले भी 100 रुपए का टिकट बेचते थे, अभी भी उतने का ही बेचेंगे, लोगों को क्या है, देखना ही तो है, इससे बिजनेस का बेनिफिट हुआ है क्या। बट ये जो है यहां पर अब एसी लगाया गया है, यहां पर क्या लगाया है, एसी, और इसको मस्त एकदम डेकोरेट किया गया है, तो इसके बाद क्या कॉस्ट, टिकट की कॉस्ट उतनी ही रहेंगी या फिर उससे ज्यादा होंगी, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है सबको, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, जितना करेंगे उतना अच्छा। मैंने कल ये लोग हंसे थे कल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा चैप्टर है सीए फाउंडेशन में, ठीक है। तो आपको अगर देखना है तो वो एक बार वहाँ पर जाओ, इन डिटेल इन डेप्थ उसको देखो, खुद की नोट्स निकालो, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको उसको पढ़ने में और समझ आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि भाई फिक्स एसेट मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता क्या है, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज मेड फॉर एक्वायरिंग ऑफ फिक्स एसेट और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, उस एसेट का क्या हो सके, वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो जाए। इट गिव्स बेनिफिट कब तक बच्चों, लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और ये कैसे नेचर का होता है, हमेशा कैसे नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग। सर नॉन रिकरिंग मतलब क्या, नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है बेटा, जो हमेशा होगा क्या, नहीं, जो सालों में एक बार होगा। क्लियर है सबको। उसके बाद हम क्या देखेंगे अभी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डेली का एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंसेस है, वो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया तो क्या आप सब ये यहाँ पर अटेंड कर पाएंगे, यहाँ पे जितना भी स्टाफ काम करता है उनको सैलरी नहीं दिया तो वो लोग आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आएंगे, बराबर है। यहाँ पे मान लो कोई आते हैं लोग, यहाँ पे मस्त क्लीन करके निकल जाते हैं,
तो उनके लिए उनको भी वेजेस देना पड़ेगा। अगर वो उनको वेजेस नहीं दिया तो वो लोग आएंगे क्या? अच्छा, जेरोक्स वाले को, स्टेशनरी वाले को उनके नोट्स का पैसा नहीं दिया तो वो लोग हमें स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे क्या? सो दीज एक्सपेंसेस आर मेड फॉर अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। किसके लिए किए जाते हैं? शॉर्ट टर्म। एंड इट इज रेगुलर इन नेचर, मतलब रिकरिंग इन नेचर, और रोज करना पड़ेगा तब जाके बिजनेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है, वहां पे शुगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो सबसे पहले उनको क्या परचेस करना पड़ेगा? शुगर केन। ये उनके लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? बोलो अब कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, उस शुगर केन को अनलोड करने के लिए 5-7 मजदूर है वहां पे, उन्होंने अनलोड करके फैक्ट्री में उस बेल्ट के ऊपर डाला है, जिससे वो अब बेल्ट से जाके उसका क्या निकल सके? गन्ने से जूस निकल सके। तो उसको ये जो वेजेस दिया लेबर को, ये भी क्या हो गया? कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, उस गेट के बाहर एक सुपरवाइजर खड़ा होता है जो हमेशा क्या करता है? क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि किस तरीके का क्या है उसका, मतलब गन्ना आ रहा है अपने फैक्ट्री के अंदर, तो हम उसको क्या देंगे? सैलरी देंगे। सो ये भी कौन सा हो गया हमारे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, उस फैक्ट्री में लाइट लगी है बहुत सारे, है ना, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कोई मशीन है, जो मशीन जो है बेटा कोल के ऊपर चलती है, हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में, हम बहुत बार पढ़े उसको, कोल, गैस, है ना, वाटर वगैरह, तो वो क्या होता है बेसिकली? जो कुछ मशीन है, जो कुछ मशीन किसके ऊपर चलेगी? कोयले के ऊपर चलती है। जैसे ट्रेन का आपने देखा है ना, कोई मशीन जो होती है जो गैस के ऊपर चलती है, कोई मशीन हीटिंग होती है तो उसको वाटर लगता है कूलिंग करने के लिए। ट्रैक्टर को आपने देखा होगा, उसमें हमेशा पानी डाला जाता है क्योंकि वो बहुत हीटिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके लिए है बच्चों? बिजनेस की एक्टिविटी चलती रहे, रुके ना। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा हमारे लिए? रेवेन्यू। और इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा या लॉन्ग टर्म मिलेगा? शॉर्ट टर्म। आज ही फायदा होगा, अगर मशीन हीटिंग हो रही है, पानी डाल दिया, कूल हो गई, ये सुनो, तो मशीन और चलेगी। लेबर को वेजेस दिया, वो अनलोड करने को आएंगे, अनलोडिंग होगा। सुपरवाइजर को सैलरी दिया, वो आएगा, हमेशा क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या करेगा? उसका ध्यान रखेगा। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एन एक्सपेंडिचर विच हैज नो फ्यूचर बेनिफिट। बेटो फ्यूचर बेनिफिट है क्या? नहीं, आज के लिए कर रहे हैं, विच हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आज ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सैलरी दिया तो एम्प्लॉय आ रहा है, वेजेस दिया तो लेबर आ रहे हैं, बराबर है ना बेटा? और लेस देन 1 ईयर। और कब के लिए होते हैं सारे एक्सपेंसेस? हाँ, सो बेसिकली समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल के लिए होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर। इन सिंपल अगर रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट को परचेस करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? एसेट को परचेस करना या फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, अब देखो कोई एक आपके घर पे मान लो पुरानी कार है और पड़ी है और नॉन ऑपरेशन में है, मतलब कभी भी उसको आप ऑपरेट नहीं करिए पिछले 3 महीने से, तो आपने उसको मैकेनिक के पास गए हैं और उसको दुरुस्त किया है, तो आपको क्या लगता है कौन सा एक्सपेंसेस होगा? रेवेन्यू या कैपिटल? इससे रिपेयर करने से उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। नॉन ऑपरेशन में पड़ी थी, मान लो तेरे पास गाड़ी है, वो पड़ी है, तूने उसको रिपेयर कराया, तो तू उतने में बेचेंगे जितने में बेचना चाहते हैं, ज्यादा में बेचेंगे। अब कैसे आगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल। डेफिनेशन में लॉजिक मतलब वो उसको हमेशा याद रखने का कि इस ट्रांजैक्शन से इसका वैल्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो हमेशा याद रखने का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्रीज शॉर्ट टर्म में कैपेसिटी आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर किया है, इसी की वजह से लोग आपके पास काम करने को आ रहे हैं और आप आएंगे यहाँ पर डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये बहुत मतलब बच्चों को कंफ्यूज होता है, समझना इसको बेटा। यू नो जियो, सर हमारे पास उसकी सिम कार्ड है आजकल, बराबर है, 6 महीने फ्री में यूज़ किया था, राउटर लिया था, सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करते थे सर, बराबर है, वो ज़माना था। तो बेसिकली जियो ने जब आए मार्केट में तब उन्होंने हेवी एडवर्टाइजमेंट किया है, बहुत ज़्यादा किया। आपने देखा होगा गली गली पे जियो था, है ना, अपने मोबाइल के पीछे भी उन्होंने स्टिकर चिपकाने को देते, लाइक चिपकाओ, छे है दैट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एन हेवी एक्सपेंडिचर विच कांट बी रिकवर इन अ सिंगल ईयर, इट कैन बी रिकवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मान लो एग्जाम्पल है, जियो ने 10 करोड़ रुपए खर्चा किया। कितना करोड़ खर्चा किया है? 10 करोड़।
10 करोड़ का खर्चा किया है, ये एक ही साल में आ पाएगा क्या? नहीं है। अब ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ये सुनो, ये हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो ये 10 साल के लिए इन्होंने खर्चा किया है, मतलब इनका मानना है कि हम हर साल क्या करेंगे? एक एक साल रिकवर करेंगे। क्यों सर एक एक साल एक करोड़ क्यों करना है? पूरा एक साथ कर लेते ना बेटा। अगर ऐसा किया तो कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ जाएंगी, कंपनी को लॉस दिख जाएगा, और कंपनी को लॉस दिखा तो लोग बोलेंगे लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? तो प्रैक्टिकली ये लोग क्या करेंगे? हर साल 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ करेंगे। हर साल 1 करोड़ रुपए क्या करेंगे? राइट ऑफ। मतलब क्या? 1 लाख रुपए हमेशा एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितना दिखाएंगे? 1 करोड़ रुपए एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और जो बचे हुए हैं अभी पहले साल 9 करोड़ रुपए बचेंगे, उसको डाल देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। कौन से एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो मैंने दोनों डेबिट इफेक्ट ही दिए हैं। 10 लाख रुपए थे मेरे पास, 10 करोड़ थे, मुझे कहा रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो सिंगल एंट्री क्यों होता है? क्योंकि एडजस्टमेंट से आया हुआ, सॉरी एडजस्टमेंट से नहीं, जर्नल एंट्री करने के बाद आया हुआ ट्रांजेक्शन है। अब इसको मुझे डेबिट साइड ही लिखना है, 10 करोड़ डेबिट ही जाना है, तो मेरा पहला इफेक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1 करोड़, बराबर है। और मेरा दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कितना? 9 करोड़। सो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। और मैंने दोनों कहाँ लिखा है? डेबिट साइड। मैंने पहले ही बताया था आज एक्सपेंसेस और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो इन सिंपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चे वो एक्सपेंडिचर होंगे जो एक साल में नहीं आएंगे, बहुत लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा हो गया मेरा? रेवेन्यू, जो एक साल में आएगा। और ये कौन सा हो गया मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मेरे को फ्यूचर में रिकवर होगा। ठीक है, तो देखो एनी एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन एग्जॉस्टेड, मतलब उसका पूरा बेनिफिट मुझे एक साल में मिलना है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नंबर ऑफ ईयर, मतलब 10 साल तक हम करने का सोचे यहाँ पर। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट शोन ऑन अ डेबिट साइड ऑफ, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अनरिटर्न अमाउंट शोन ऑन अ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हेवी लीगल एक्सपेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर कोई कंपनी खटला डाल देती है, लाइक कि मान लो ये कंबोजा कंपनी का सीमेंट आ रहा है घुस गया एसवीबीटी के बिल्डिंग में, तो एसवीबीटी का ओनर क्या करेगा? कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे अंबुजा सीमेंट कंपनी के ओनर ने क्या, मतलब क्या किया, ड्राइवर ने हमारी बिल्डिंग को तोड़ा है। तो कंपनी उधर से पिटीशन करेंगे, ये इधर से करेंगे, दोनों लड़ते रहेंगे, तो उसमें कंपनी का बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, सर नो। तो वो खर्चा एक साल में अगर इरिकवरेबल रहा तो कौन सा हो जाएगा? वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा सबको? कंटिन्यू करना है, रुकना है? रुकना है? 8:15 बज रहे। चलो रुकते हैं बच्चों, फ्री का क्लास चल रहा है अभी भी, सब लोग लाइव में ही है। ठीक है, तो लाइव वालों के लिए बेटा आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्लास होगा, मतलब जो भी मेरे को अभी लाइव देख रहे हैं कैमरे के ऊपर। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। आज के लिए रुकेंगे और हम लोग कल का सेशन वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।